कल कहाँ तक हो गया था नेक्स्ट पहले लेक्चर में? हाँ, यूनिट्स तक हो गया था, है ना। चलो आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि यूनिट्स हमने देख लिया। यूनिट्स क्या है हमारी? दे आर द रेफरेंस और स्टैंडर्ड टू मेजर ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, कौन कौन सी हैं? तो एक तो होती है बेसिक। बेसिक मतलब जिनको डेराइव नहीं किया गया है किसी से। जैसे मैं कहूँ, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, बताओ स्पीड की यूनिट क्या है? स्पीड का यूनिट क्या है? तो क्या बताओगे? मीटर पर सेकंड। कैसे आया मीटर पर सेकंड? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो इसीलिए आया मीटर पर सेकंड। इनके इस तरह के यूनिट्स की वजह से ऐसा आया, है ना। तो आपने स्पीड की यूनिट को डेराइव किया है। स्पीड की ये ओरिजिनल मतलब जो है बेसिक यूनिट नहीं है। स्पीड कोई बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। स्पीड को डराइव किया गया है इस डिस्टेंस और टाइम से। लेकिन डिस्टेंस और टाइम, ये जो दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये बेसिक है, तो इनके यूनिट्स भी क्या है? बेसिक। अब डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, हमने मान लिया कि क्या है? मीटर है। क्लियर है पॉइंट? तो ये बेसिक यूनिट हमारी कितनी होती हैं, जिनसे बहुत सारी यूनिट्स को हम क्या करते हैं? डराइव कर करके लिखते हैं, ठीक है। तो वे कितनी है? वे 7 हैं। तो देयर आर 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे कि सबसे पहले मास, ये जो चीजें हमें पता है उन्हें आगे चलते रहेंगे, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। सिंबल क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूले जब लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूले लिखेंगे तो सिंबल क्या होगा? एम। तो डायमेंशन फॉर्मूले क्या है? डायमेंशन फॉर्मूले हैं कि अगर पर्टिकुलर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखी, तो उस क्वांटिटी को बस उसमें ये बताना कि इसमें मास कितनी बार आया, लेंथ कितनी बार आई, टाइम कितनी बार आया, और ये सब चीजें डिवाइड में आई या मल्टीप्लाई में आई। यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है M2L3P-2 है, तो -2 को प्लस करने के लिए क्या करोगे? डिवाइड में लेके जाओगे इसे। तो ये इस तरह लिख सकते हैं फिर हम इसे M2L3 और T2। यानी कि अब ये जो भी इसको मैंने डायमेंशन के रूप में लिखा, अब इससे मुझे क्या नॉलेज मिल रही है? इससे नॉलेज मिल रही है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मास है 2 बार आ रहा है। मास कितनी बार आ रहा है? 2 बार, है ना। लेंथ कितनी बार आ रहा है? 3 बार। टाइम कितनी बार आ रहा है? 2 बार, लेकिन किधर? डिवाइड में। डिवाइड में 2 बार आ रहा है, तो इसकी टाइम की पावर 2 है। तो डायमेंशन फॉर्मूले से यूनिट बहुत जल्दी निकल जा। तो अगर मैं इसका यूनिट बनाऊं तो क्या बनेगा? मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो किलोग्राम स्क्वायर। लेंथ का मीटर, मीटर क्यूब, और टाइम का सेकंड, तो पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसका जो है यूनिट्स निकल जाएगा अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूले पता हो। और डायमेंशन फॉर्मूले से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, जिसको हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि ये जो डायमेंशन फॉर्मूले हम लिखेंगे बाद में, इनके यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूले की बात तो बाद में करेंगे, अभी तो फिर यहीं आ जाओ कि हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं, जिनमें से जो मास है उसको मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल क्या होगा? केजी। और इसको डायमेंशन फॉर्मूले में इसका सिंबल क्या लेंगे? मास का सिंबल एम। मास का सिंबल क्या होगा? एम। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर को मीटर का सिंबल क्या होगा? स्मॉल एम। मीटर का सिंबल स्मॉल एम। और जो मीटर है या लेंथ जो है, लेंथ को आप कैसे डिनोट करोगे? डायमेंशन में एल। फिर आ गया टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। सेकंड को आप शो किससे करोगे? इसका सिंबल क्या है सेकंड का? स्मॉल एस। और टाइम का जो है सिंबल क्या होगा? कैपिटल टी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर का यहाँ पे देखो, यहाँ एक थोड़ा सा चेंज कर लो। एम्पियर का जो सिंबल है आप क्या लोगे? कैपिटल ए। एम्पियर का सिंबल क्या होगा? कैपिटल ए। और करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होगा? देखो यहाँ पे जो ये दिया है, ये किसका सिंबल है? आई। इलेक्ट्रिक करंट का ये जो ए सिंबल है वो किसका है? इसकी यूनिट का। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर और इसकी यूनिट का सिंबल ए है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? आई। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर जो है, उस टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। केल्विन का सिंबल क्या है?
केल्विन का सिंबल की, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यहाँ पे भी चीजें थोड़ी सी हैं कि केल्विन का सिंबल क्या होगा, कैपिटल के, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर दैट इज स्मॉल टी। क्लियर है, ये कुछ करेक्शंस कर लेना। अब यहां तक की चीजें हमें पता है, ये पांचों चीजें हमें क्या है, ये हम जानते हैं, हमें पता है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यहां तक हमें पता है। नेक्स्ट, अब जो हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये क्या है, ये तो पहले नहीं कभी आई सिलेबस में, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है लाइट की चमक, लाइट की चमक। अब लाइट की चमक कितनी है ये हम कैसे पता करें। कोई लाइट है, सपोज कहीं बल्ब कोई जला रखा है किसी रूम में, अब उस बल्ब का एक पर्टिकुलर क्या है, चमक है उसकी, है ना, रोशनी है, कितनी चमक है, अब उसको कैसे पता करें। तो हमेशा ही हम, तुम्हें पता होगा कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम नापते हैं तो उसका एक रेफरेंस लेते हैं, एक रेफरेंस, मतलब मैं इसको नाप रहा हूं इसकी रेस्पेक्ट में। तो अब मैं जो है नाप रहा हूं क्या चीज, एक बल्ब की चमक। तो बल्ब तो जलता है, रोशनी देता है, तो अब रोशनी को मुझे नापना है तो किसी रोशनी से ही नाप सकता हूं, लेंथ को नापना है तो किसी लेंथ से ही नाप सकते हैं, टाइम को नापना है तो टाइम से ही नापा जा सकता है, वैसे ही रोशनी को भी रोशनी से ही नापेगी। तो अब उस कमरे में हमने क्या किया कि एक तरफ इधर बल्ब जल रहा था, तो दूसरी साइड यहाँ पे वो कोई साइंटिस्ट था, उसने मोमबत्ती जलाई, एक कैंडल जलाई, और बीच में लगा दिया एक पर्दा, बिल्कुल कि इसकी रोशनी इधर ना पाए और इसकी रोशनी इधर, और पर्दे के बीच में इधर साइड में खड़ा हो गया। कैंडल जलाई, देखा पर्दे के इधर, देखा कि रोशनी कुछ आ रही थी, कोई चमक आ रही थी पर्दे पे। इधर की साइड देखा तो उस मोमबत्ती की जो चमक उस पर्दे पर आ रही थी वो कम थी। उसने और मोमबत्ती लगाई, वो बढ़ाता गया कैंडल्स। उसने इसमें मान लो कि 39 कैंडल्स जलाई, और अब वो दोनों तरफ देख रहा है पर्दे के, तो उसे क्या लगता है कि बल्ब जितनी दूर पर्दे पे जो रोशनी चमक दे रहा है वही चमक उसे लग रही है कि अब वो 39 कैंडल्स मिलके भी उतनी ही चमक वहां पे दे रहे हैं। दैट मीन्स उस बल्ब का जो चमक है वो कितना है, 39 कैंडल्स की चमक के बराबर है। अब कैंडल्स तो छोटी बड़ी हो जाएंगी, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, एक साइज होगा, अब उसे फिर कैंडल ना कह के क्या कहा, कैंडेला। ठीक है, इसीलिए आप लुमिनियस इंटेंसिटी को नापते हो तो उसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला, यानी कि कैंडल से ही बना है। ठीक है, सिंबल क्या होगा, CD। लुमिनियस इंटेंसिटी यहाँ पे लिखेंगे, लुमिनियस इंटेंसिटी। तो लुमिनियस इंटेंसिटी इसका जो सिंबल होगा Li, और यूनिट क्या है, कैंडेला, यूनिट का सिंबल होगा CD। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का कितना अमाउंट कहीं है, क्या हम उस अमाउंट को मास में नहीं नाप सकते। इतना मास, मास हमें क्या दे रहा है, मास भी तो वही बता रहा होगा ना, लगभग अमाउंट कितना है, किसी भी मैटर का कितना अमाउंट है, 2 किलो है, तो थोड़ा सा अंतर है। मास में हम किसी चीज को नाप के बता रहे हैं और उस चीज को मैं मोल्स में बता रहा हूं, तो थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, जब हम किसी को मास में बताते हैं दैट मीन्स हम बताते हैं वहां उस मैटर की क्वांटिटी। क्या बताते हैं, उस मैटर की क्वांटिटी। तो क्वांटिटी अगर मैटर की आपको बतानी है तो आप उसका मास बता दो, और मैटर का अमाउंट अगर बताना है तो उसके मोल्स बता। मैटर का अगर हमें अमाउंट बताना हो तो उसके मोल्स बता, कितने मोल्स हैं। अब सेम अमाउंट की कई सारी चीजें रखी हैं, उनके मास अलग अलग होंगे। क्यों होंगे, 1 मोल वाटर लिया, 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर का मास कितना होगा, 18 ग्राम। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ली, उस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों अमाउंट क्या हुए सेम, वो भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, लेकिन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो उसका मास कितना होगा, 44 ग्राम। समझ रहे हो, 1 मोल सोडियम का लिया, उसका मास होगा 23 ग्राम। अब बहुत सारी चीजें हैं, वेरी करेगा, मास क्या करता रहेगा, वेरी, क्योंकि उनकी क्वांटिटी क्या है मैटर्स की अलग अलग है, क्वांटिटीज अलग है, लेकिन अमाउंट
कुछ बता रहा है कि अमाउंट क्वांटिटी अलग अलग होती है, अमाउंट क्या है सबका सेम है, अमाउंट सबका सेम है। अमाउंट का मतलब है किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई मैटर के कितने सारे पार्टिकल्स हैं। अगर मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं, 1 मोल वाटर का ले रहा हूं, 1 मोल किसी और चीज का ले रहा हूं, सब के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वे क्या होंगे, सेम होंगे, वे सेम होंगे। सबके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं, सेम। नंबर ऑफ पार्टिकल सबके सेम, दैट मीन्स सबका अमाउंट सेम है। लेकिन उनके मासेस क्या हैं, पार्टिकल तो भारी और हल्के हो सकते हैं, तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स आर सेम बट देयर मासेस आर डिफरेंट। मासेस अलग अलग हैं, मासेस अलग है तो नेट मास भी क्या होंगे, सबके अलग है। क्वांटिटी सबकी क्या है, अलग है, क्वांटिटी अलग है, लेकिन अमाउंट सबका सेम है अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या लिए हैं, सेम लिए। बात क्लियर है। अब यहां पे जो आया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका जो यूनिट होता है किस में नापते हैं उसे, मोल में नापते हैं। किस में नापते हैं, मोल में। तो मोल अगर मैं ऐसे पूरा एग्जैक्ट बोलता हूं तो MOLE है। जब इसका सिंबल लिखेंगे तो सिंबल भी MOL तक लिखना पड़ेगा, सिंबल इसका MOL है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में भी आप कैसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसे ऐसे ही लिखो नॉर्मली, और इसका यूनिट क्या है, मोल है। ये बात यहां तक समझ आई, दोबारा समझे। तो मास का ऐसा यूनिट क्या है, मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को ऐसा यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर इज केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। समझ आ गया कैंडेला क्या है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल। अब ये मोल हमें शायद समझ में अभी भी नहीं आया, इस मोल को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि देखो फिजिक्स में तो है नहीं ये, फिजिक्स में इसका ज्यादा यूज नहीं है ना, यूज तो है बीच में न्यूमेरिकल्स में ऐसे यूज आएगा, लेकिन ऐसे एक्सप्लेन्ड फॉर्मेट में नहीं है। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री जैसे ही आप 11th की स्टार्ट करोगे तो पहले ही चैप्टर में मोल आ जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और थ्योरी मिलेगी मोल की। और शायद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 11th में आपने ये चीज पढ़ी भी हो, मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो मैं अभी भी इसमें भी थोड़ा सा करा देता हूं तो आप समझ लो क्या चीज है। तो अब यही है, मोल कंसेप्ट समझते हैं एक बार, छोटा सा है ना, मोल कंसेप्ट क्या है, ताकि हमें समझ में आए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है। तो कोई भी मैटर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी है, अगर मैं कहूं कि वो कितना है, 1 मोल है, मैं क्या कहूं कि वो कितना है, 1 मोल है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि वो 1 मोल है, तो उसके अंदर उसके पार्टिकल्स की संख्या क्या होगी, उसके पार्टिकल्स की संख्या क्या होगी, उसके अंदर कितने सारे पार्टिकल होंगे। जैसे H2O वाटर होता है, अब वाटर में से एक H2 एक पार्टिकल निकाल लो, वो एक मॉलिक्यूल है, वो इतना छोटा होगा माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देगा, बहुत हाई पावर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लोगे तो दिखाई देगा, इतना छोटा एक पार्टिकल, वो एक है, सिंगल पार्टिकल, ठीक है। अगर वो कोई एलिमेंट है तो एक एटम, और वो कोई मैटर है, कोई प्योर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे कि अब 1 मोल कोई भी सब्सटेंस, अगर मैं कहूं कि किसी भी सब्सटेंस को मैं क्या कहूंगी कितना है, 1 मोल है, तो उस चीज के, उसी चीज के उस 1 मोल के अंदर, अमाउंट के अंदर कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, तो वो कहता है सेम होंगे। कितने पार्टिकल होंगे, तो वो कहता है अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। कितने पार्टिकल होंगे, अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, क्योंकि ये बात हमें किसने बताई थी, अवोगैड्रो ने बताई थी, अवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। तो कहता है इतने नंबर्स होंगे, उसने उस नंबर को अपने नाम से बताया कि ये नंबर, अब वो नंबर फिक्स है, क्या है वो नंबर, तो ये नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कह रहा है कोई भी सब्सटेंस आप लेते हो और आप कहते हो कि भाई हमें सब्सटेंस 1 मोल है, तो इसका मतलब है उस सब्सटेंस के वहां पर इतने सारे पार्टिकल्स होंगे। अब मैंने लिया 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर लिया, 1 मोल क्या लिया, वाटर लिया। फिर मैंने दूसरी बार 1 मोल क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, दोनों के 1 मोल लिए। तो वाटर के बेटे कितने पार्टिकल हैं यहां बताओ जरा, वाटर के कितने पार्टिकल हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर, इतने सारे पार्टिकल्स हैं वाटर के। कार्बन डाइऑक्साइड के फिर कितने पार्टिकल होंगे, इसके भी इतने ही पार्टिकल हैं, क्योंकि कोई भी चीज 1 मोल जब होती है, जब उसके अंदर उसके उसी के कितने पार्टिकल हों, इतने पार्टिकल हों। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी यहाँ कितने पार्टिकल हैं,
इतने ही पार्टिकल हैं। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आ गया, कोई भी चीज 1 मोल है तो उसमें इतने पार्टिकल होंगे। 2 मोल होगी तो कितने होंगे, इसका डबल। 4 मोल है तो क्या करो, इसका 4 टाइम्स कर दो। ठीक है, आधा मोल है तो इसे भी आधा कर दो। सिंपल है, जितने भी मोल है आप नंबर ऑफ मोल से इसकी मल्टीप्लाई कराओ, पार्टिकल्स आ जाएंगे। 1 मोल में इतने पार्टिकल होंगे किसी भी चीज। वो कहता है कि उसका मास क्या होगा, 1 मोल सब्सटेंस का। कोई भी सब्सटेंस में 1 मोल लूं तो उसका मास क्या होगा। तो कहता है मास ये होगा कि अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास उसका देखो और किस में लिख दो, ग्राम में। एटॉमिक मास इन ग्राम। अगर वो कोई एटम है, एटम से बनी हुई एलिमेंट है, तो उसे आप जो है एटॉमिक मास उसका देखो और ग्राम में लिख दो, उतना होगा। और अगर वो कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मोलिकुलर मास निकाल लो और उसे किस में ले लो, ग्राम में ले लो, तो उतना ही उसका मास होगा। जब वो कितना हो, 1 मोल हो। जब वो 1 मोल हो। तो हमने तो एग्जांपल ले रखे हैं, हमारे पास तो 1 मोल वाटर भी है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो क्या मैं अब देखूं कि इसका मास कितना होगा, वाटर का या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैं मास देखता हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम तो है नहीं। इसमें 2 तरह के एटम से, एक कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक, कार्बन का क्या होता है, देखो एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, O2, ऐसे ऐसे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। ऑक्सीजन का कितना है, 16। दूसरी का भी कितना होगा, 16। ये सारा ऐड कर दो, मोलिकुलर मास आ गया। कितना आया, 44। अब इसे किस में लेना है, मोलिकुलर मास को ग्राम में ले लो। तो इसका मतलब है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये 1 मोल होगी, जब इसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स होंगे, तब इसका मास वहां पे कितना होगा, 44 ग्राम होगा। अब क्या वाटर का मास भी 44 ही आएगा, वो तो देखना पड़ेगा। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2। इसका देखो मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा हमें। 2 H है, H H और O। एक H का 1 होता है, दूसरे का भी 1 होगा, इसका 16 होगा। कितना आया, 18 आया, तो इसका 18 ग्राम होगा। तो वही 1 मोल वाटर है तो 18 ग्राम का है, वही 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो। और बहुत ज्यादा मास का अंतर भी आ सकता है, जैसे ग्लूकोज है C6H12, इससे भी ज्यादा आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और उनके मास थाउजेंड्स में भी होते हैं। तो बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा मास में। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इज मास, वो अलग चीज है। वो क्वांटिटी है, कितना, कितने किलोग्राम, कैसे क्वांटिटी है। लेकिन ये क्या है, दैट्स द अमाउंट। अमाउंट का मतलब हम किससे समझेंगे, नंबर से। अमाउंट में क्या सेम होगा, नंबर। क्वांटिटी में क्या सेम होगी, मास। क्वांटिटी में मास सब पूरा सेम है, लेकिन अमाउंट में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम, मास में बी डिफरेंट। बात समझ आई मोल की। तो उतना 1 मोल है। कोई भी सब्सटेंस है, कितना भी मोल होगा, मुझे कहा जाए कि हमारे पास वाटर है 10 मोल, 10 मोल वाटर है मेरे पास रखा है कहीं, तो बताओ कितना वजन है उसका। तो 1 मोल वाटर का 18 ग्राम हो गया। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ से मोल कंसेप्ट से। तो 10 मोल है तो कितना होगा, 180 ग्राम होगा। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट, मोल कंसेप्ट। नेक्स्ट, ठीक है। तो बेसिक यूनिट्स तो हमने देखी थी। बेसिक जो थी वे कितनी थी, 7। कौन कौन सी थी, याद होगी होंगी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सबके यूनिट्स और अच्छे से दिमाग में फीड हो जाए। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री। कुछ सप्लीमेंट्री भी होती हैं साइडवेज। अब ये कौन कौन सी हैं, तो 2 तरह की यूनिट्स होती हैं, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। क्या अंतर है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में, बहुत बहुत छोटा सा अंतर है। देखो, प्लेन एंगल का मतलब है एक प्लेन पर बनाया गया एंगल, 2 डायमेंशनल होगा, किसी एक प्लेन पर आ रहा होगा। प्लेन कैसा होता है, 2 डायमेंशनल होता है। जैसे मैं कहूं कि ये जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है, यानी कि इधर की एक्सिस को मैं x मान लूं और इधर की एक्सिस को मैं y मान लूं। तो इस बोर्ड पर रखा, मैं इस बोर्ड पर अगर कोई भी पॉइंट कहीं लगा दूं तो उस पॉइंट को उन 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में लोकेट कर सकते हैं। बात समझ आई। लेकिन अगर कोई 3D में कोई स्ट्रक्चर है, स्फीयर है, क्या उस स्फीयर के किसी भी पॉइंट को मैं ऐसा कह सकता हूं, किसी एक पॉइंट को मैं लगाऊं तो वो मैं बोर्ड की तरह
दो कोऑर्डिनेट के बीच में उस पॉइंट को ले आऊंगा? नहीं कह सकते। कैसे कहोगे? अब मान लो यहाँ एक स्फीयर होता और मैं कहता कि ये एक्सिस एक्स है, ये वाई है, तो वो पॉइंट अगर बिल्कुल उस स्फीयर के यहाँ वाला मैं लूंगा तो इन दोनों के बीच में तो आएगा, लेकिन यहाँ भी तो हो सकता है पॉइंट, यहाँ भी तो हो सकता है, ऐसे कहीं भी। उसे लोकेट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? 3 कोऑर्डिनेट, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो वो चीज क्या है? सॉलिड है, सॉलिड 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो प्लेन एंगल, जैसे मान लो कि कोई सर्कल है, कोई सर्कल, सर्कल और स्फीयर में तो समझते हो ना अंतर क्या है? सर्कल है, अब ऐसे एक प्लेन मतलब एक सर्कल है, तो आप उसका एक एंगल लो यहां से, ऐसे ये एंगल लो, तो ये जो एंगल होगा ये प्लेन एंगल है, एक प्लेन पर बनाया गया एंगल। अब तुम्हारे पास क्या है? एक तरबूज है। अब उस तरबूज में कहूं मैं एक एंगल बनाओ, आप ऐसे तो नहीं बनेगा, लेकिन एंगल तो बनेगा। ऐसे बना लो ना। देखो ये इतना अच्छा डायग्राम दिखा रखा है इसमें कि एक मतलब इस तरह का तरबूज तो नहीं है, कलर अलग है इसका, लेकिन बॉल टाइप कुछ है। गुब्बारा होता तो फूट जाता है, इसमें तो ड्रिल कर रखा है इसने, है ना। तो कुछ है, कुछ ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है, सॉलिड है। अब यहां से इसने कोन टाइप ऐसे कुछ निकाल लिया, एक पीस निकाला, किस आकार का? कोन के आकार का। वो कोन के आकार का निकाला तो बीच में एक एंगल फॉर्म हो गया, लेकिन ये एंगल ऐसा है जैसा कोन होता है, आइसक्रीम का कोन नहीं देखा हुआ, ऐसा कोई एंगल है अंदर। तो ये 3 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है। तो इस तरह के एंगल को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। जो 3 डायमेंशन में हो, जो 2 डायमेंशन में हो, प्लेन में हो, उसे क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। अब इनके यूनिट्स हैं। अब आप लोग ज्यादातर आपको पता होगा कि प्लेन एंगल हम नापते हैं डिग्री में, 15 डिग्री, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का। हम प्लेन एंगल को की यूनिट्स क्या लेते हैं? डिग्री। तो क्या हम उसकी जो यूनिट्स डिग्री में ले रहे हैं, क्या वो ऐसा यूनिट है? जो इसकी ऐसा यूनिट है वो आपने नहीं पढ़ी कभी। हाँ 10th में पढ़ी होगी, तुम्हें याद है नहीं, मतलब आप उस टाइम समझ ही नहीं पाए उस चीज को। पाई पढ़ा है? पाई, वो पाई क्या था? कितनी वैल्यू होती है डिग्री में पाई की? एक पाई कितने डिग्री के बराबर हो? 180 डिग्री के बराबर। याद आया कुछ? 180 डिग्री पाई जो है इस कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई क्या है? पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो पाई जो है वो रेडियन होता है, पाई जो है ना वो रेडियन है। और किसी भी प्लेन एंगल को नापने का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वो रेडियन है, दैट इज रेडियन, नोट द डिग्री। ऐसा यूनिट आप रेडियन में बताओगे। कोई एंगल है 90 डिग्री का, अब मैं उसे रेडियन में बताऊं कितना है? पाई/2। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई, मैं कह रहा हूं पाई जो है वो एक पाई 180 डिग्री के बराबर है। एक पाई रेडियन, मैं ऐसा कह सकता हूं 1 पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर। पाई का वैल्यू क्या है? 3.1। तो 3.14 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो 90 डिग्री किसके बराबर होगा? तो हाफ कर दूं दोनों तरफ, तो 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 1.57 रेडियन। तो 1.57 रेडियन जो होते हैं 90 डिग्री, अगर मैं कहूं कहीं पर कोई 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तो मैं उसे 90 डिग्री का एंगल भी कह सकता हूं। और मुझे बताओ ऐसा यूनिट में कितना है? ऐसा यूनिट में कितना है? दैट इज 1.57 रेडियन। मैं ऐसा रेडियन में बता दूंगा। क्लियर है पॉइंट? तो या तो ऐसे कहूं या फिर क्या कहूं? पाई/2 रेडियन। क्या कहता हूं? पाई/2 रेडियन, क्योंकि मुझे पता है कि पाई रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री, और पाई का वैल्यू ये है। तो रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल या प्लेन एंगल। क्लियर है? अब ये रेडियन है क्या? रेडियन क्या है? तो कोई भी आप अगर एंगल फॉर्म करोगे, कहीं भी किसी भी सेंटर पर कोई एंगल आप बनाओगे, तो उस एंगल का एक आर्क होगा, एक पर्टिकुलर आर्क होगा, और उसकी कोई ना कोई क्या होगी? रेडियस होगी। क्लियर? अब मैंने कहा कि ये जो थीटा है इसका ऐसा यूनिट है रेडियन। तो रेडियन को कैसे डिफाइन करोगे? दैट इज द रेशो ऑफ आर्क टू द रेडियस। आर्क और रेडियस का जो रेशो होता है वो रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होगा? जब आर्क 1 मीटर की हो,
जब 1 मीटर की आर्क ऐसे 1 मीटर की आर्क और 1 मीटर रेडियस पर, रेडियस भी कितनी हो 1 मीटर हो और ये आर्क भी कितनी हो 1 मीटर हो, तब जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा 1 रेडियन। और 1 रेडियन किसके बराबर है 1 रेडियन किसके बराबर है, आप काउंट कर लो 90 डिग्री अपॉन में 1.5 जो भी होगा उतने डिग्री के बराबर होगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू उतने ही डिग्री आएगा हर बार। तो रेडियन मैं इसका कहूं फॉर्मूला क्या है कि कितने रेडियन है। अब कोई एंगल है मुझे तो नहीं पता, हमें नहीं पता, कोई ऐसे एक आर्क ली, किसी ने कोई रेडियस ली छोटी बड़ी जैसी भी, हमें एक एंगल दिखाया, कह रहा बताओ कितने रेडियन है, कुछ नहीं हमारे पास, मतलब यहाँ पे कोई स्केल वगैरह नहीं दिया, डिग्री नहीं नाप सकते आप, बस ऐसा कुछ घुमा के दिखाया। मैंने आर्क मीजर करी, रेडियस मीजर करी और मैंने देखा कि भाई एंगल कितने रेडियन का है, एंगल कितने रेडियन का, तो मैंने क्या किया, मैंने किया यहाँ पे आर्क अपॉन रेडियस, ये कर दिया आर्क अपॉन रेडियस, तो जो भी वैल्यू आया उतने ही रेडियन था। बात समझ आई। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है, प्लेन एंगल कैसे निकालोगे, प्लेन एंगल का क्या फॉर्मूला है, तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है कि प्लेन एंगल दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये प्लेन एंगल है, ये सेंटर है, ये आर्क है। आपने क्या किया, ऐसे कोई एंगल तुम्हें दे रखा था थीटा प्लेन एंगल, आपने उसकी आर्क मीजर की, ऐसे कितनी 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 ऐसे मीजर कर ली, रेडियस उसकी मीजर की, आर्क मीजर की, और फिर क्या किया, आर्क ऊपर लिखी जो भी वैल्यू थी, डिवाइड में रेडियस लिखा, एंगल आ गया। अब जो एंगल आया वो डिग्री में नहीं होगा, वो किस में होगा, रेडियन में, इसमें होगा। सपोज कि आर्क का वैल्यू है, आर्क का कितना वैल्यू है, आर्क का वैल्यू तुम्हारा है सपोज 3.14 मीटर और रेडियस हमारी है 1 मीटर, रेडियस कितनी है 1 मीटर। ऐसा हो सकता है आर्क कितने मीटर की है, रेडियस कितने मीटर की है। हमने क्या किया, अब यहां रख दिया कि आर्क की जगह क्या रखा 3.14 मीटर, रेडियस की जगह 1 मीटर, कितना आया 3.14 रेडियन, इतने रेडियन है। अब पूछा डिग्री में बताओ, तो इतने रेडियन कितने डिग्री के बराबर है 180। इसका मतलब क्या है कि अगर 180 डिग्री कितना होता है, जब मैं यहां से यहां तक का एंगल लूं ऐसे ये पूरा, तो जब आप रेडियस 1 मीटर की लोगे और फिर सोचोगे कि आर्क, अब मैं 180 डिग्री पर आर्क बनाऊं, तो जब उसकी आर्क बनाओगे तो वो हमेशा ही 3.14 मीटर की ही होगी। ये मैथमेटिकल एक्टिविटीज है, आप घर पे जाके मैथमेटिकल एक्टिविटीज भी करते हैं बच्चे, जैसे फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, इस तरह की एक्टिविटी करके देखो, एक मीटर स्केल लो, 1 मीटर का एक लेंथ बनाओ और फिर 180 डिग्री एंगल रख के देखो कि अगर मैं एक सर्कल में ऐसे बनाऊं तो कितने एंगल तक कितनी दूरी की जरूरत पड़ेगी, आप नापोगे इतनी लेंथ लगेगी 3.14, दैट इज प्लेन एंगल। फॉर्मूला क्या है प्लेन, आर्क बाई रेडियस। नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। अब ये बहुत कम आता है सिलेबस में, ये बहुत ही कम आता है, तो है क्या वो देख लो एक बार, कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास प्लेन एंगल है, तो प्लेन एंगल में यहां जो आर्क है, सॉलिड एंगल में यहां क्या होगा, आर्क की जगह यहां कौन ले लेगा, एक सर्कल सा होगा, एक ऐसे होगा ना, ऐसा कुछ, जैसे हम यहां से एक ऐसा पीस निकाल लिया, तो यहां जहां सर्कल में एक वो जो आर्क काम कर रही थी, यहां उस आर्क की जगह एक पूरा सर्कल टाइप, सर्कल नहीं है एक्चुअली में, स्फीयर का ही एक पार्ट होगा, ये पूरा स्फीयर है तो इसका एक छोटा सा पार्ट होगा, ये काम कर रहा होगा। यानी कि अगर आर्क होती तो हम उसका लेंथ लेते, लेकिन ये ऐसा कुछ है तो क्या लेंगे, एरिया, तो इसका एरिया ले लो। डिवाइड में एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो रेडियस भी आप डिवाइड में रेडियस तो नहीं ले सकते, रेडियस का भी क्या लोगे स्क्वायर, तो एरिया अपॉन, आप इसका स्टेरेडियन का आप फॉर्मूला देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि स्टेरेडियन यानी कि सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होगा दैट इज एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है। एरिया किसका, ये जो यहां से जो पीस निकाला है सेंटर में से, इसका एरिया अपॉन में इसकी रेडियस का स्क्वायर करके जो भी आएगा वो क्या है, स्टेरेडियन, इतने स्टेरेडियन, दैट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ये दोनों समझ में आई, क्लियर। नेक्स्ट, अब यूनिट्स तो हमने देख ली कि हमारे पास क्या है, 7 तो बेसिक या फंडामेंटल यूनिट हैं
और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके बाद आता है, अब इन यूनिट से क्या क्या बनाया गया है, ठीक है, इन यूनिट से हमने क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज बनाई और कैसे कैसे बनाई। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनको हम क्या कहते हैं, दे आर द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड का मतलब क्या है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया गया है, डेराइव किया, इनका डेरिवेशन किया गया है। डेरिवेशन मीन्स क्या है, किसी फॉर्मूले से बनाई गई हैं। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कुछ है जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, दीज आर द, ये इनके क्या हैं, फॉर्मूले हैं, ये सभी फॉर्मूले हैं और ये इनके यूनिट्स हैं। और डायमेंशन फॉर्मूले भी हम लिखेंगे इनके कैसे कैसे आए, ठीक है। तो आप ये सारी क्वांटिटीज के जो फॉर्मूले हैं जो आपके पहले सिलेबस में थे, आप उन्हें क्या करोगे, नेक्स्ट लेक्चर में याद करके आओगे और फिर हम इन्हें स्टार्ट करेंगे।